ल्यूपिन पर आप देखें 631 पे इट्स बाय ट्रेड है और आपकी स्क्रीन पे 17 रुपये 80 पैसे ऊपर। कुछ देर पहले मैं इस चार्ट को देख ही रहा था, आई थिंक मैंने हाईलाइट किया भी था, पर आई थिंक उस टाइम हम थोड़ा सा बच के निकल गए थे इस स्टॉक से और करीब 631 पे डी हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ 20 डे के ऊपर और अपने लास्ट 2 कैंडल्स को पार करा है इस स्टॉक ने। अब थोड़ा सा अगर आप देखें ऐसे स्पेस पे बात करते हैं जो कि रेट सेंसिटिव हैं संजय जी, बड़ा सिवियर प्राइस डैमेज हुआ है रियल स्टेट में, बहुत ही सिवियर। आई मीन स्टॉक्स लगभग 60% तक रिट्रेस हो गए अपने हायर लेवल से। मैं तो ये उस स्टॉक का उदाहरण दे रहा हूँ जो कि इस सेक्टर का स्पेस का लीडर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। दरअसल ये जो रेट रिवर्सल था संजय जी बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत एकाएक हुआ और मात्र 3 महीने के अंतराल में आपको अब आपका जो हाउसिंग लोन है शायद आपके रेट से 1.25% ऊपर मिल रहा है, आपकी EMIs एडजस्ट हो गई हैं। तो मुझे एक फीलिंग होती है ना कि जनाब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 2 BHK में ट्रांसफॉर्म करने की अपने को और नए नए घरों में शिफ्ट करने की, वो आई थिंक एक फीलिंग में थोड़ा सा तब्दीली तो डेफिनेटली आती है। आप इस प्राइस डैमेज को लेना चाहेंगे या फिर अभी रियल स्टेट से थोड़ी दूरी बनाएंगे, क्योंकि अब डिमांड जो है और प्राइस जो है सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा इस नए एनवायरनमेंट में। तो देखिए, जो एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट की प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुकी है, वो जिस तरह का डिमांड था उस समय आई थिंक वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स फुल्ली सोल्ड हैं। और जिन लोगों की हाउसिंग लोन चल रही है उनके भले इंटरेस्ट रेट बढ़े हों, बट लेकिन कोई भी अपनी हाउसिंग लोन को वापस नहीं कर रहा। EMI की या तो अवधि बढ़ गई है या EMI की वैल्यू बढ़ गई है। तो एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट के हैं उसमें मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोजेक्ट्स अटक जाएंगे, आइदर बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग डिमांड इवेपोरेट हो गया है या फिर उनकी जो फंडिंग है उसमें कोई समस्या आई है। दूसरी बात जो मैं इसके साथ ही साथ समझता हूं, जो अभी हाल में MPC के मिनट्स रिलीज हुए उसमें RBI के एक डिप्टी गवर्नर का एस्टिमेट है कि FY24 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन की दर जो है वो दोबारा 4% पर आ जाएगी। यानी कि जो ये EMI जो इंटरेस्ट रेट्स की हाइक है ये शायद बहुत लंबे समय तक ना हो। हम हो सकता है कि अगले पॉलिसी में एक और रेट हाइक देखें, लेकिन अगले 6 महीने से साल भर के अंदर हम स्टेबलाइज करके हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे। इन विच केस ये जो अगर आपने देखा होगा हाउसिंग का डिमांड जो बढ़ा था उसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर और बहुत बड़ा सिग्नल था इंटरेस्ट रेट्स का नीचे जाना। तो मुझे लगता है कि अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जब इंटरेस्ट रेट्स वापस नीचे आना शुरू हो जाएंगे तो फिर दोबारा हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। और ये बात जो लॉकडाउन में और उसके बाद में जिस तरह से जो पेंटअप डिमांड था हाउसिंग का वो जिस तरह से उभर के आया है, तो मुझे लगता है कि जो रियल एस्टेट की कंपनीज में जो करेक्शन हो रहा है स्टॉक प्राइसेस के, वो हमारे लिए एक अवसर है। हमें इस अवसर का फायदा उठा के इन स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करना चाहिए। कॉस्ट रियल्टी काउंटर्स में एक मौका दरअसल बाजार दे रहा है इस करेक्शन में पोजीशंस इनफैक्ट टॉप अप करने का, एक्सपोजर बढ़ाने का। कोई और ऐसा सेक्टर जहां पर आपको लग रहा है इस मार्केट की वॉलेटिलिटी में एक्सपोजर बढ़ाने के लिए पुकार रहा है? क्योंकि आप अगर देखें मार्केट हाई से जिस तरह से करेक्ट हुआ है, कई क्वालिटी स्टॉक्स अभी भी एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं अपने 52 हफ्तों के हाईस के मुकाबले। तो देखिए, जो एक हर्षिता जी एक मेजर करेक्शन हुआ है बाजार में वो हुआ है बैंकिंग स्टॉक्स में। और जो लीडिंग बैंकिंग स्टॉक है हमारे ख्याल से उसमें जो करेक्शन हुआ है उसका कारण ज्यादा टेक्निकल है और फंडामेंटल कम, इन द सेंस की चूंकि वो ओवरओन था, उसकी वेट ज्यादा थी और FII की सेलिंग में प्रोपोर्शनेटली उसकी सेलिंग ज्यादा हुई तो उसकी स्टॉक प्राइस में बहुत गिरावट आई है। अगर आप ओवरऑल बैंकिंग पैक को देखें तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट का इमीडिएट फायदा तो उनके अर्निंग्स पर इमीडिएटली आता है। और सारे के सारे बैंकर्स एक ही चीज कह रहे हैं कि जो पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है इंटरेस्ट रेट हाइक के दौर का, उसमें क्रेडिट ग्रोथ में उन्होंने डिक्लाइन होते कभी देखा नहीं। तो दोनों अगर बातों को हम साथ में ले लें तो सारांश में कहने का मतलब यही है कि बैंकिंग की आउटलुक अच्छी है लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो करेक्ट कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये करेक्शन एक ये दूसरा सेक्टर है जिसका कि हम जिसमें स्टॉक प्राइस के करेक्शन का हम फायदा उठा सकते हैं। इसी के अंदर एक कॉन्ट्रेरियन कॉल भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे PSU बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो जिनकी पिटाई इतना ज्यादा हो गई है कि काफी अपने एडजस्टेड बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं ना। हम ये सब जानते हैं कि PSUs को डिस्काउंटिंग कम मिलता है, लेकिन एडजस्टेड बुक वैल्यू से अगर कोई आधे दाम पे मिल रहा हो या 75% ऑफ एडजस्टेड बुक वैल्यू पे मिल रहा है
तो मेरे ख्याल से एक वैल्यू पिक के नजरिए से भी आप उनको देख सकते हैं। बड़ा हिस्सा आप श्योरली पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डालें, लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन छोटा हिस्सा आप पीएसयू बैंक्स में भी डाल सकते हैं। ओके, तो पीएसयू बैंक और ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर में निजी बैंकों की तो आप बात कर ही रहे हैं जहां पर अच्छा खासा मौका है। अच्छा, आईटी पर भी मैं आपकी राय लेना चाहती हूं संजय जी, लेकिन यतन हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं जो आईटी पर ही एक नजरिया ऑफ सॉर्ट्स देंगे, क्योंकि दरअसल देखिए दुनिया के मार्केट्स एक्सेंचर के नंबर्स का इंतजार कर रहे हैं और वहां से हम क्यों दरअसल कल सुबह में लेते हुए दिखाई देंगे। अब एक्सेंचर के लिए ये तिमाही कैसी निकल कर आ सकती है और ये क्या इन्फ्लुएंस रहेगा बाकी आईटी कंपनियों के लिए और भारतीय आईटी कंपनियों के लिए। यतिन हमारे साथ हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है यतिन? देखिए अर्षद, अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर्स की बात करें तो एक्सेंचर के रिजल्ट्स एक बेलवेदर बन के आए हैं आईटी सेक्टर के लिए। तो आप जब भी एक्सेंचर से अच्छे नंबर देख रहे हैं एटलीस्ट लास्ट 3 क्वार्टर्स पे, तो एक बड़ा आपको रिएक्शन निफ्टी के आईटी इंडेक्स में पड़ता हुआ दिखाई देता है। अगर हम थर्ड क्वार्टर की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो गाइडेंस 22 से 26% की रेवेन्यू ग्रोथ का कंपनी ने दिया हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि अगर आप बाजार की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो कोई भी नंबर 24-25% ग्रोथ के ऊपर आए तो बहुत ही अच्छी तरीके से या पॉजिटिवली इसको बाजार लेगा। जहां तक कि मार्जिन्स का सवाल है, प्रेशर में रहेंगे ऐसा मैनेजमेंट ने गाइड किया था। पहले बताया था कि शायद आपको आधे % तक का यहाँ इंप्रूवमेंट दिखने मिले, लेकिन जब एट्रिशन ज्यादा होने लगा तब ऑलमोस्ट फ्लैटिश गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया था। तो मार्जिन पिक्चर पे भी नजरें रहेंगी रेवेन्यू ग्रोथ के अलावा। और अगर हम कंपनी की बात करें थर्ड क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन ये है कि उनका कम्युनिकेशन डिवीजन, फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट और हेल्थ केयर क्लाइंट्स जो हैं वहां आपको 20 से 22% के ऊपर की ग्रोथ दिखनी चाहिए। और जहां तक कि एक्सचेंजर के शेयर प्राइस परफॉर्मेंस का सवाल है, ईयर टू डेट लगभग 30-32% नीचे है। तो जैसे हमने दूसरे आईटी स्टॉक देखे उसी तरीके से एक्सचेंजर भी करेक्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो एक्सचेंजर में ही नहीं पूरे के पूरी आईटी पैक में आप थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को शायद मिलेगा। उम्मीद तो यही है कि और इंप्रूवमेंट आएगी बाकी कंपनियों की तरफ से भी अगर एक्सेंचर का परफॉर्मेंस वाकई में अच्छा रहता है। आप नजर रखिएगा कि क्या हो रहा है आज आईटी कंपनियों में। तो टीसीएस 2.5% ऊपर है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन सभी में भी करीब 1 से 1.5% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहती हूँ संजय जी। एक तरफ यूएस इकोनॉमी में जो स्लो डाउन का डर, दूसरी तरफ एक्सेंचर अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है तो उम्मीद बढ़ जाती है कि भारतीय आईटी कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए लार्जली? और ये यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन का क्या आपको लग रहा है बहुत कड़वा इम्पैक्ट भारतीय आईटी कंपनियों पर रहेगा या नहीं? तो देखिए आज जो 3 मुख्य कारण है इंडियन आईटी कंपनीज के करेक्ट होने का, उसमें एक तो ये है कि जिस तरह से नास्डैक में करेक्शन हुआ उसको लोगों ने इंडियन आईटी कंपनी के लिए भी एक्सट्रापोलेट कर दिया और उनकी पीई डीरेट हो गई। दूसरा ये कि जो स्टाफ एट्रिशन और जिस तरह से वेज इन्फ्लेशन इंडियन आईटी कंपनीज को आज फेस करना पड़ रहा है, उसके कारण लगा कि उनके मार्जिन पर कंप्रेशन होगा। और तीसरी बात ये कि लगा कि यूएस में अगर रिसेशन होगा तो इंडियन आईटी कंपनीज के ऑर्डर्स जो है और उनकी जो बिजनेस है वो कम हो जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उस समय भी लोगों ने कहा था कि इंडियन आईटी कंपनीज का जो बिजनेस है वो कम हो जाएगा, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। मुझे नहीं लगता है कि यूएस में रिसेशन अगर होगा तो उसके कारण इंडियन आईटी कंपनीज की बिजनेस कम हो जाएगी। इनफैक्ट रिसेशन के तौर पे अपने आप को ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए कंपनीज आईटी पर ज्यादा झुकेंगी और उसके कारण भारतीय कंपनीज जो है उसका बेनिफिट पाएंगी। रही बात वेज इन्फ्लेशन की और एट्रिशन की, तो देखिए ये कोई बहुत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है इंडस्ट्री का। मेरे ख्याल से ये ट्रांजिटरी है, ये भी सेटल कर जाएगा। और रहा जो तीसरा फैक्टर कि जहां पर उनकी पी डी रेट हो गई बिकॉज नास्डैक में करेक्शन हुआ, तो देखिए शॉर्ट टर्म में मार्केट भले सेंटिमेंट से डिटरमिन हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अर्निंग्स की स्लेव है। मेरे ख्याल से इंडियन आईटी कंपनीज के अर्निंग्स ग्रोथ को लेके कोई भी दुविधा मेरे मन में नहीं है। खाली जो पीई रेट हुआ है वो ओवरऑल मार्केट की पीई रेटिंग के साथ भी हुआ है और जिस तरह से कि ग्लोबल आईटी कंपनीज की जो डी रेटिंग हुई है उसके कारण हुआ है। तो जिस समय अर्निंग्स अगर बरकरार रहे और ग्रोइंग रहेंगे तो इंडियन आईटी कंपनीज की पीई रेशियो जो है वो धीरे धीरे फिर से प्रीमियम पे उनको मिलने लगेगा। और मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर है जो कि अभी भी आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा जरूर होना चाहिए।
ओके संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो आईटी में इस प्राइस डैमेज पर आप अगर आप देखें बिल्कुल भी आपका कॉन्फिडेंस एक रत्ती भर नहीं रहा है, और अर्निंग्स को लेकर आप देखें आपको आगे चल के कोई भी डाउट नहीं है। एंड स्टे कमिटेड ऑन आईटी, आई थिंक आपकी अप्रोच यही है लॉन्ग साइड पे आईटी में। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी इंडस्ट्रीज पे और सेक्टर्स पे अपनी राय रखने के लिए। यतिन के पास एक बार फिर चलते हैं और डीलर्स क्या बिलीव करते हैं, क्या बिलीव कर रहे हैं, किसको चेस कर रहे हैं, आइए बात करते हैं। यतिन, आज एक्सपायरी ठीक ठाक कट रही है फॉर्चुनेटली अभी, हालांकि 27 मिनट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डीलर्स का रुझान किस तरफ है इस वक्त? देखिए एक्सपायरी तो ठीक ही ठाक लग रही है, लेकिन जो इंट्राडे आपने जो उठापटक